सोमवती का झोपड़े के पास ही एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसी जमीन में सोमवती ने कई तरह के फूलों के पौधे उगाए हुए थे। उन्हीं पौधों की माला बनाकर सोमवती बेचा करती थी और घर चलाया करती थी। पर सुमन अपनी सास की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी। वो बस दिन भर सजने संवरने में ही लगी रहती थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। तुम एक विधवा होकर इतना सज धज के घूमोगी तो गांव वाले बातें बनाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी एक विधवा को ये सब शोभा नहीं देता। शादी के 2 दिन बाद ही मेरा पति मर गया। मुझे सजने संवरने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या उसकी याद में मैं पूरी जिंदगी भर रोती रहूं और तुम्हारी तरह ये सफेद साड़ी लपेट कर घूमूं? देखो माँ जी, मुझे इन गाँव वालों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए वो क्या बोलेंगे या क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, समझी आप? अरे पर बहू। तभी सुमन सोमवती की बात काट देती है। अच्छा, ये बहू छोड़ो और मुझे कुछ पैसे दो। मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। मैं इतनी मेहनत से 4 पैसे जोड़ती हूँ ताकि हम दोनों का पेट भर सके, और उसमें से तुम रोज आधे पैसे मुझसे मांग ले जाती हो फालतू का खर्च करने के लिए। तो और किससे मांगू पैसे? मेरा पति तो अब रहा नहीं। अगर वो जिंदा होता तो उससे मांगती ना पैसे। उसके जाने के बाद तुम्हारा हक बनता है मुझे पैसे देने का और मेरी हर जरूरत पूरी करने का। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये तो बता दो कि इन पैसों का क्या करोगी? हाँ, ये बता सकती हूँ। मेरे बाल आजकल बहुत झड़ते जा रहे हैं। वो पायल है ना, उसने बताया कि एक तांत्रिक बाबा है, उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। बस उसी के पास जाना है, वो कुछ तो देगा मुझे बालों में लगाने के लिए। उसी तांत्रिक बाबा को देने के लिए पैसे चाहिए थे मुझे। बहू, एक बात बोलूं, ये जो तांत्रिक बाबा होते हैं ना, इनसे दूर ही रहना ठीक रहता है। वो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करते। माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई अपना ये ज्ञान देने। मैं चली, बोलती रहो तुम। सुमन अपनी सास की एक नहीं सुनती और तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। तांत्रिक बाबा सुमन को एक शीशी में तेल देता है और उसे रोज रात को बालों में लगाने को बोलता है। सुमन बिल्कुल वैसा ही करती है। पर एक दिन सुबह सुबह जब सुमन अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सिर पर 2 सींग निकल आए थे। हे भगवान, ये तो मेरे सिर पर सींग कैसे निकल आए? ये तो बहुत मजबूत है, उखाड़ने पर भी नहीं निकल रहे। अब मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ऐसा करती हूँ, मैं अभी तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ, शायद वो ही इसे ठीक कर पाए। छुपते छुपाते सुमन तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती है। बाबा, देखो ना मेरे सिर पर ये सींग कैसे निकल आए। मैंने तो आपका दिया हुआ तेल लगाया था और कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं ये कैसे हो गया। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो बहुत हंसी उड़ेगी मेरी। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो बाबा? जब मैंने ही इन्हें उगाया है तो मैं ठीक क्यों करूं इन्हें? क्योंकि ये सब मेरे इस तेल की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें बाल उगाने का नहीं, सींग उगाने का तेल दिया था, और वो इसलिए दिया क्योंकि मुझे इन सींगों की बहुत जरूरत थी। मुझे तुम्हारे सिर से ये सींग चाहिए। इन्हें उखाड़ कर लाओ, मुझे दो। नहीं, मैं नहीं उखाड़ सकती इन्हें। अगर मैंने इन्हें उखाड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। बाबा, आप इन्हें अभी के अभी मेरे सिर से हटाओ, नहीं तो मैं शोर मचा मचा कर लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। तांत्रिक सुमन के सींगों को कस के पकड़ लेता है और उन्हें उखाड़ने लगता है। तभी वहाँ सुमन की सास उसे ढूंढती हुई पहुँच जाती है। तांत्रिक घबराहट के मारे सुमन को पास की खाई में फेंक देता है और चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाता है। बाबा, आपके पास मेरी बहू सुमन तो नहीं आई थी। मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ चली गई वो। आपके पास वो अक्सर आती रहती है, इसीलिए आपसे पूछने चली आई। मेरे पास सुमन नाम की कोई औरत नहीं आई। तुम जाओ यहाँ से कहीं और ढूंढो अपनी बहू को। हैं? नहीं आई? फिर कहाँ चली गई? ये बहू बिना कुछ बता कर भी नहीं जाती कभी। मेरे तो पैर ही टूट गए उसे ढूंढते ढूंढते। सोमवती फिर अपने घर वापस चली जाती है। वहाँ खाई में गिरने से सुमन की मृत्यु हो जाती है और वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मर गई। पर भगवान, तूने मुझे चुड़ैल क्यों बनाया? वो भी सींग वाली चुड़ैल। पहले मैं कितनी सुंदर थी, पर उस तांत्रिक की वजह से मेरा ये हाल हुआ। उससे मैं नहीं छोड़ने वाली। चुड़ैल तांत्रिक के पास जाती है, पर उसे वहाँ तांत्रिक नहीं मिलता। वो तो कब का वहाँ से जा चुका था।
उसके बाद चुड़ैल अपने घर की ओर जाती है। तभी गांव के दो आदमी उसे देखकर हंसने लगते हैं। मानस, वो देखो, कौन बेला है वो? सिर पर बैल जैसे बड़े बड़े सींग, सूरत बस थोड़ी बैल जैसी नहीं दिखती है, बाकी सब बैल जैसा ही है। तुम सही बोला थो, ये तो कुछ अजीब बैल दिखत है, बस 4 पैर और एक पूंछ नहीं दिखती है। चुड़ैल तुरंत उनकी बातें सब सुन ले। ऐसी दिख रही हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हो तुम दोनों। लो अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। चुड़ैल उन दोनों को भागने नहीं देती और अपनी सींगों से पटक पटक कर खूब मारती है दोनों को। अभी तो सिर्फ घायल ही किया है, अगर एक भी गलत शब्द मेरे बारे में और बोला तो यही सींग तुम्हारे पेट में घोंप दूंगी। अगर गलती से तुम्हें दोबारा दिखाई भी दे जाऊं तो मेरी तारीफ करना, मुझे खूबसूरत बोलना। अगर नहीं बोला तो पता है ना फिर मैं क्या करूंगी। चुड़ैल ने पूरे गांव भर में उस तांत्रिक को ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। कई दिन बीत गए, चुड़ैल अब तक अपने घर नहीं आई थी। कई दिन हो गए हैं घर नहीं गई हूँ मैं, मुझे अब घर जाना होगा। घर पहुँचते ही कौन हो तुम? बड़ी जल्दी भूल गई मुझे, मैं तुम्हारी बहू सुमन हूँ। तुम मेरी बहू नहीं हो सकती, तुम तो कोई चुड़ैल हो। मैं अभी बुला कर लाती हूँ किसी ओझा को, वो ही तुम्हें भगाएगा यहाँ से। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सोमवती को अपने सींग मारकर नीचे गिरा देती है। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। सही कहा, तुम्हारी हरकतें ही बता रही है कि तुम मेरी ही बहू हो, पर तुम्हारा ये हाल और तुम्हारे सर पर ये सींग। मैं अभी ये सब नहीं बता सकती, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। कई दिनों से काम पर नहीं गई, एक पैसे का काम नहीं हुआ है, ऊपर से मेरे सभी फूल के पौधे सूख गए, उसके बाद कहाँ से लाऊं खाने को? अरे मैं खुद ही भूखी हूँ कई दिन से बहू। बस फिर क्या था, इतना सुनने पर ही चुड़ैल अपने सींगों से सोमवती को मारने लगती है, उसे खूनम खून कर देती है। अरे मत करो तुम ऐसा, मुझे क्यों मार रही हो? मुझ बूढ़ी को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं आती शर्म, जा अब कहीं और से मेरे लिए खाना ला। सोमवती पड़ोस से थोड़ा दाल चावल मांग लाती है, उसे खाते ही चुड़ैल को आराम आता है और चुड़ैल आराम से सो जाती है। पर अचानक आंख खुलते ही चुड़ैल सोमवती को अपने पास बुलाती है। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, नींद में नहीं आ रही दर्द के मारे, इसीलिए तुम मेरे पैर दबा दो। पैर दबाने के अलावा सोमवती के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप चुड़ैल के पैर दबा देती है। चुड़ैल को अब जरा भी दुख नहीं था कि वो मर चुकी है और चुड़ैल बन गई है, इसीलिए वो खुल्लम खुल्ला गांव में घूमने लगी और लोगों को डराने के साथ साथ उन पर अपनी ताकत आजमाने लगी। अरे ओ चुड़ैल, सुधर जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या, मैंने तुम्हारे पेड़ से कुछ आम तोड़कर खा लिए तो तुम नाराज ही हो गई। कुछ नहीं, सारे खा गई, तुझे तो इस गांव से भगाना ही होगा। तभी पूरा गांव सोमवती के पास पहुंच जाता है चुड़ैल की शिकायत करने। अरे मैंने अपने मरते हुए बेटे से वादा किया था कि मैं उसकी पत्नी का ख्याल रखूंगी, उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगी, पर अब बहुत हुआ। एक वादे के लिए मैं पूरे गांव को दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं भी बहुत दुखी हो चुकी हूँ अपनी बहू से। अगली सुबह सोमवती चुड़ैल को अपने पास बुलाती है और उससे खेत में खजाने के होने की बात बोलती है। क्या सच में खेत में खजाना है जो आपने छुपा कर रखा है? तभी कहूँ कि आप आधी रात को खेतों में क्या करने जाती थी। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, वो फौरन दौड़कर खेत को खोदने लगती है। खोदते खोदते खेत में 20 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है और चुड़ैल उसी में फंस जाती है। आय हाय, खोदते खोदते मेरे सींग बहुत दर्द करने लगे हैं, पर खजाना फिर भी नहीं दिखा। अरे कहाँ पर गड़ा था? तुमसे मैं बोलती रही कि तांत्रिक के पास मत जाओ, नहीं तो कुछ बुरा होगा। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और उसने तुम्हें खाई में गिराकर मार डाला। हाँ, मुझे सब पता है, गांव के सभी लोगों को ये बात पता थी, इसलिए उस तांत्रिक को गांव वालों ने यहाँ से भगा दिया था। तुम्हारा और